हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीसीएस के में जो पोस्ट आई हुई हैं बहुत सारी, इसमें स्पेशलाइजेशन की कुछ पोस्ट होती है और कुछ विदाउट स्पेशलाइजेशन वाली होती हैं, यानी कि उसमें कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं मांगते हैं। बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती हैं, जैसे कि एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपी हो गए, और कुछ फोर्स डिपार्टमेंट की होती हैं, जैसे जेल सुपरिटेंडेंट हो गए या पीएससी कमांडर हो गए, होमगार्ड कमांडर हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें कि स्पेशलाइजेशन नहीं मांगता है, जैसे कि पूर्ति अधिकारी होते हैं, सप्लाई ऑफिसर होते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, आरटीओ होते हैं, नायब तहसीलदार हैं। इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं मांगता है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन लोक सेवा आयोग मांगता है। तो इसमें से एक पोस्ट है सीडीपीओ की, यानी कि बाल विकास परियोजना अधिकारी। बाल विकास परियोजना अधिकारी की एक पोस्ट है जिसको कि लोक सेवा आयोग इलाहाबाद ने इसे स्पेशलाइजेशन के दायरे से बाहर कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोक सेवा आयोग का विज्ञापन कह रहा है। विज्ञापन में अब की इस तरीके से विज्ञापन निकाला है जिससे यही जो है पता चल रहा है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि स्पेशलाइजेशन के दायरे से सीडीपीओ की पोस्ट बाहर हो गई है। आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि जो ये स्पेशलाइजेशन वाले जो कुछ ये कॉलम बना रखा है विज्ञापन में, लोक सेवा आयोग ने जो जारी किया है 2022 का, तो 2022 में ये है जिसमें है पदनाम और अर्हताएं। यहाँ पर दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता वाले पद, यानी कि लिखित परीक्षा इनकी में जो है इसमें लिया जाएगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा इसमें, और इसमें जो है ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या और किसी सबकी अलग अलग अर्हताएं हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग पदों के लिए। तो कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी अर्हता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी मांगा है, इसके विषय में पहले हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ के पद के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो क्रम संख्या 1 पर उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग। परिवहन विभाग में जो सहायक अभियोजन अधिकारी होते हैं, यानी जिनको आमतौर पे सरकारी वकील कहते हैं, और इसके अलावा तहसील में एक पोस्ट होती है उप निबंधक। तो इन दोनों के लिए इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगा है, जो अर्हता मांगी है वो विधि में स्नातक मांगा है, यानी कि एलएलबी होना चाहिए। इसके बाद है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी। ये पोस्ट है, इसके लिए सिर्फ स्नातकोत्तर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी पीजी डिग्री है तो आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी की ये पोस्ट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग। ये परीक्षा अधिकारी की है पोस्ट। इसमें वाणिज्य स्नातक यानी कि कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। जो लोग कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखा है, वो लोग जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग में उनको ये पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद है विशिष्ट अर्हता वाले जो स्पेशलाइजेशन वाला चौथा पद है, चौथी पोस्ट है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान। इसमें 2 तरह की श्रेणी 1 और श्रेणी 2 है। तो इसके लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी भौतिकी में या यांत्रिकी में जो है आपके पास इसमें विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। इसके बाद 5वां नंबर है वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये डायट की पोस्ट है, जहाँ से बीएड होता है, लोग बीएड करते हैं, डायट की पोस्ट है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री होनी चाहिए और साथ में शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। इसके बाद है रसायनज्ञ के लिए भी कुछ विशिष्ट अर्हता है, जैसे कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमएससी। इस तरीके से कुछ और भी है, किसी प्रयोगशाला में न्यूनतम 3 वर्ष का रासायनिक विश्लेषण
खाद्य पदार्थ या शहद, तेल, मसाले आदि में अनुभव। वरीयता के लिए भी कुछ अलग दे रखा है। गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण। नंबर 2, रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। फिर इसके बाद 7वां नंबर है विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर। इसके लिए भी अलग अर्हता है। देखिए, कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि होना चाहिए। 8वां नंबर है जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह खा विकास शाखा की ये पोस्ट है। इसमें कृषि में स्नातक होना चाहिए। इसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी। बहुत से लोगों का कमेंट आता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जो है सवाल होता है कि मैंने जो है समाज शास्त्र से या सामाजिक कार्य में हमने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, तो क्या हम CDPO के लिए एलिजिबल हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब एक बात ये क्लियर हो रही है, अभी हो गई है कि CDPO के लिए स्पेशलाइजेशन ख़त्म कर दिया। अब आपके पास समाजशास्त्र हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, अब आप एलिजिबल हो गए हैं CDPO के लिए, क्योंकि यहाँ पर से स्पेशलाइजेशन से इस सब्जेक्ट को बाहर कर दिया है। आप चाहे हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, BSc हो, BCom हो, आपके पास ग्रेजुएट लेवल पे कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो अब आप CDPO बन सकते हैं। ज़रूरी अब ये प्रतिबंध ख़त्म हो गया है कि आपके पास समाजशास्त्र, समाज कार्य और होम साइंस, गृह विज्ञान में अगर आपके पास डिग्री है तभी आप बनेंगे। ये चीज़ लोक सेवा आयोग ने अपने PCS के 2022 के विज्ञापन में देखिए ये ख़त्म कर दिया है। अब बात कर लेते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए। अगर आपके पास, जो लोग समाजशास्त्र में कहते थे कि मेरे पास PG डिग्री है, ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन PG डिग्री है समाजशास्त्र में, समाज कार्य में। इसके अलावा वो लोग भी जो अर्थशास्त्र से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या समाजशास्त्र हो गया, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, विधि यानी LLB भी कर रखा है, या श्रम संबंध कोई डिग्री है आपके पास, या श्रम कल्याण से संबंधित डिग्री है, या श्रम विधि में डिग्री है, वाणिज्य में है, समाज शास्त्र में है, समाज कार्य में है, और इसके अलावा समाज कल्याण में है, व्यापार प्रबंधन है, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर परास्नातक है, आपके पास PG डिग्री है या PG डिप्लोमा है, तो आप श्रम प्रवर्तन अधिकारी बन सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा जो है यहाँ पर अवसर है कि जिन लोगों के पास इतने सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो वो श्रम प्रवर्तन अधिकारी बन सकता है। इसकी अलग से मेरिट बनेगी और एग्जीक्यूटिव वाली से कम जाती है, तो उन सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सब लोगों के पास ये वाले सब्जेक्ट नहीं होते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही ये सब्जेक्ट होते हैं, तो इससे भीड़ कम हो जाती है। ये जितने भी विशिष्ट अर्हता वाले हैं, स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर जितनी भी एक कॉमन जो भीड़ होती है कि किसी भी तरह के ग्रेजुएट वाले लोग जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो भीड़ यहाँ पे छड़ जाती है। एक तो ये फ़ायदा मिलता है, दूसरा ये है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मेरिट भी थोड़ा सा नीचे होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लोगों का सवाल आता है कमेंट बॉक्स में कि कितना मेरिट जो है CDPO का कम जाएगा, तो बाकी स्पेशलाइजेशन वाले में भी 2-3 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन तक मैक्सिमम जो है उससे कम रहते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन का अंतर रहता है मुश्किल से, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, तो फ़ायदा मिलता है। लेकिन अब ये है कि लोग अगर ये सोचते हैं कि 15-20 क्वेश्चन का अंतर होता है, तो 15-20 क्वेश्चन का नहीं होता है, 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बस मान के चलिए कि इतना ही अंतर होता है। 10वां नंबर है व्यवस्था अधिकारी या व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग। इसके लिए भी जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। सबसे पहले यहाँ पर तो यह है कि सिंपल ग्रेजुएट हो, किसी भी विषय से उसने ग्रेजुएशन कर रखा हो, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर रखा है। नंबर 2 है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से होटल मैनेजमेंट या एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में जिसने डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएट हो प्लस होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में जिसने डिप्लोमा किया हुआ है, वो इस पद के लिए एलिजिबल हो सकता है, हो जाएगा। इसके अलावा या करके है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि हो, तो इतने लोग ये है। इसके बाद 11वां नंबर है केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद। यहाँ पे केवल लिखित परीक्षा होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। इसके लिए ये कौन सी पद का पोस्ट का नाम है? प्राविधिक सहायक भूभौतिकी। प्राविधिक सहायक भूभौतिकी की ये पोस्ट है।
इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, और ब्रैकेट में है बीएससी स्तर पर भौतिक शास्त्र और गणित के साथ, यानी कि ये सब्जेक्ट बीएससी स्तर पर भौतिक शास्त्र और गणित अगर रहा है तो वो लोग प्राविधिक सहायक भूभौतिकी पद पर उनको ये ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी। फिर इसके बाद है 12वां नंबर कर निर्धारण अधिकारी। इसके लिए मांगा है 55%, 55% अंकों के साथ कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि जिन लोगों के पास है, उन लोगों को इस पोस्ट के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रही जो है बात कुल मिलाकर के स्पेशलाइजेशन में। यहाँ पर जो विशिष्ट अर्हता में कहीं पर भी बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये 12 मैंने आप लोगों को दिखाया, 12 पोस्ट में से कहीं पर भी बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर इसका मतलब ये है कि सीडीपीओ की इस बार पोस्ट नहीं आई है, इसलिए इसको यहाँ पर कॉलम में नहीं दर्शाया गया है। तो अब हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि विज्ञापन में बाल विकास परियोजना अधिकारी का जो है यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, इसका जिक्र आया हुआ है। तो पेज नंबर 1 में हम लोग आ जाते हैं। पेज नंबर 1 में आप लोग जो है ये देखें, ये सबसे ऊपर यहाँ पर हम जो है इसको शो कर रहे हैं पहली लाइन में, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये आप लोग जो है देख सकते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब कि बाल विकास परियोजना अधिकारी की पोस्ट पीसीएस की वैकेंसी में शामिल कर ली गई है 2022 के विज्ञापन में, लेकिन स्पेशलाइजेशन वाले जो दायरा है वहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो अब इसका जो है किन लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है, किन लोगों को नुकसान होने वाला है, इस विषय पे अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो है हमने जैसे पहले भी अभी जिक्र किया कि जो स्पेशलाइजेशन वाला जो सब्जेक्ट होता था, इसमें उन लोगों को ज़्यादा जो है लाभ मिलता था, यानी उन्हीं लोगों को लाभ मिलता था जिनके पास कुछ विशिष्ट सब्जेक्ट में उन्होंने अर्हता हासिल कर रखी है, ग्रेजुएशन लेवल पे जो है कहीं पर मांग रखा है, तो किसी पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, कहीं पर एलएलबी मांगा है, कहीं पर बीएड मांगा है। तो इससे क्या होता था कि किसी विशिष्ट पद के लिए कोई विशिष्ट सब्जेक्ट अगर मांग रखा है तो उससे यह होता था कि जो एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, जैसे कि किसी पोस्ट के लिए एलएलबी मांगा है, तो अब कोई विशिष्ट पद है जैसे कि उपनिबंधक है या सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग के लिए ये पोस्ट आती है हर साल, तो इसमें एलएलबी मांग लेता है। तो एलएलबी में जो है जब मांग लेता है तो जो जितने भी जो है सिंपल ग्रेजुएट वाले हैं वो सब बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का जो है चयन होगा जिनके पास ग्रेजुएट है और प्लस एलएलबी जिन्होंने कर रखा है। ग्रेजुएट है, अब जैसे 5 ईयर वाला एलएलबी जो है अब आजकल हो रहा है, तो 5 ईयर वाला जिनके पास एलएलबी है तो ग्रेजुएट नहीं भी है तो भी वो एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट नहीं दे रखा है, सिर्फ ये दे रखा है। जो पहले क्या होता था कि पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता था, फिर एलएलबी में दाखिला मिलता था, लेकिन अब जो है इंटर के बाद जो है 5 साल वाला जो एलएलबी होने लगा है 5 ईयर का, तो उसमें अब ग्रेजुएट कंपलसरी नहीं है, ग्रेजुएट उसी में इंक्लूड कर दिया गया है, इसीलिए उसको बीए एलएलबी कहते हैं। तो जो एपीओ की पोस्ट हो गई, उपनिबंधक की हो गई, तो इसके लिए एलएलबी मांग लिया तो बाकी भीड़ छट गई। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी है, तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र है या वाणिज्य हो गया या समाजशास्त्र, समाज कल्याण, समाज कार्य या बहुत सारे और भी मैंने जो है पढ़ करके अभी बताया था। तो वहाँ पर जो उन लोगों के पास वो सब्जेक्ट होंगे वही लोग एलिजिबल होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी फ़ायदा मिलता था उन लोगों को जिनके पास सोशोलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस होता था, बस वही लोग सीडीपीओ के लिए एलिजिबल हो पाते थे, बाकी लोग बाहर हो जाते थे। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता था मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे पास मैंने जूलॉजी से बीएससी किया हुआ है, कोई बोलता था कि हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या हिंदी से या इंग्लिश से या इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से मैंने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल हो सकते हैं, क्या हम सीडीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो वहाँ पर 2022 से पहले यानी 21 तक वो लोग एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन 22 का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन ये कह रहा है कि यहाँ पर कहीं पर भी स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा है। इसका मतलब कि अब वो सारे लोग
एलिजिबल हो गए हैं। तो जिनके पास स्पेशलाइजेशन अभी तक होता था उनके लिए तो नुकसान है, लेकिन बाकी सारे लोगों जो लोग एलिजिबल नहीं हो पाते थे, अब उन सारे लोगों को फ़ायदा मिल गया है। जिनके पास सोशोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस है वो लोग भी अब अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास ये सब्जेक्ट नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्पेशलाइजेशन वालों को अब जो है नुकसान हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि अब उनके यहाँ जो है भीड़ बढ़ जाएगी, और लेकिन अब उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जिनके पास ये सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों ये एक ख़ास जानकारी रही है जो कि लोक सेवा आयोग ने इस पे मतलब कुछ नया कदम उठाया है। अब उसमें जो भी उनकी क्या राय रही है, क्या वजह रही है, ये हमको नहीं मालूम है। तो अगर किसी के पास कोई इससे संबंधित कोई जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद हम अगली वीडियो जो है जल्द से जल्द ले करके आएंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और बहुत सारे जो है अलग अलग जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, कम से कम इसमें अगर 10,000 अगर लाइक आ जाता है तो हम दूसरा वीडियो इसी से संबंधित और भी जानकारी लेकर के आएंगे, और हम इसको यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देंगे।